वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा क्लास 9 का ज्योग्राफी, चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंगित हो रहा है कि यहाँ पर हम भारत में पाए जाने वाली वनस्पति और जितने भी प्रकार के वन्य प्राणी मतलब जानवर, पशु पक्षी पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व के 12 जीव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में कितनी विविधता वाले देशों में से एक है? 12। यहाँ पर लगभग 47,000 यानी कि 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। अगर हम विश्व की बात करें तो पौधे के प्रकार के आधार पर जो भारत है उसका स्थान 10वें स्थान पर है। यही बात करें अगर हम एशिया के कंट्रीज़ के बारे में, यानी कि यदि हम बात करें एशिया के राष्ट्रों के बारे में तो वो भारत का स्थान 4था है। आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमने बात करी है पौधे के आधार पर भारत का विश्व में स्थान पर 10वां है, जबकि एशिया के राष्ट्रों में भारत का स्थान 4था है। भारत में फूल वाले, बिना फूल वाले सभी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ मेन मैं आपको बताना चाहूँगी बिना फूल वाले पौधों में जैसे कि है फर्न, शैवाल जिसको एलेंगी, क्वक मीन्स फंजाई भी कहा जाता है। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर कितने प्रकार के हमारे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के हमारे जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो इसी से आप भारत की विविधता का, भारत में पाए जाने वाले वनस्पति और वन्य प्राणी की विविधता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति की। प्राकृतिक वनस्पति मीन्स नेचुरल। वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य के बिना अर्थात उसकी सहायता के बिना ही उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति हम उस वनस्पति को कह रहे हैं कि जहाँ पर मनुष्य उसको उत्पन्न कराने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि वो बिना मनुष्य की सहायता के ही उत्पन्न हो रही है। दूसरी वनस्पति होती है यहाँ पर अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति नाम से इंगित हो रहा है कि वह वनस्पति जिस पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ा है उसको हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। यानी कि वो वनस्पति जिस पर बहुत लंबे समय तक मनुष्य के यानी कि क्रियाओं का या मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उससे रिलेट करते हुए जितने भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो सभी बताने की कोशिश की जाती है, चाहे वो पॉइंट बड़ा हो या छोटा हो। आगे का कंटिन्यू करते हैं वनस्पति के प्रकार से। अगर हम वनस्पति के प्रकार की बात करें तो जो वनस्पति के प्रकार हैं वो 2 हैं। एक है देशित वनस्पति, दूसरा है विदेशित वनस्पति। अगर देशित वनस्पति की बात की जाए तो वो वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, ठीक है, यानी कि जो भारत में ही उत्पन्न होती है। दूसरी होती है हमारी विदेशी वनस्पति कि वो पौधे जो भारत के बाहर से लाए जाते हैं। ठीक है, विदेशी मतलब विदेशी, यानी कि जो भारत के बाहर से पौधे आ रहे हैं उनको हम कहते हैं विदेशी वनस्पति। अब बात करते हैं हम वनस्पति जगत की। तो वनस्पति जगत क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति, यानी कि एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उसको हम कहते हैं वनस्पति जगत। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो स्टार्ट होता है कि जो वनस्पति या वन्य प्राणी में विविधता के कारण है। ये जो भारत में पाए जाने वाली वनस्पति है या फिर जो वन्य प्राणी हैं, वनों में पाए जाने वाले जो प्राणी हैं उनमें जो डिफ्रेंशिएट मिलता है, यानी कि उनमें जो अलग अलग होने के क्या कारण है। तो यहाँ पर हम 3 कारणों में उनको बांटते हैं। पहला है धरातल, दूसरा है मृदा, तीसरा है जलवायु। धरातल को आगे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है भूभाग और दूसरा है मृदा। ऐसे ही जलवायु को भी आगे और 3 सब टाइटल्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है तापमान, दूसरा है सूर्य का प्रकाश और तीसरा है वर्षण। तो चलिए
आप डिटेल से इन सब के बारे में जानते हैं कि इन सब का वनस्पति या वन्य प्राणियों में विविधता के कारण का क्या प्रभाव है। सबसे बात करते हैं हम धरातल की, और धरातल में हमने जो दूसरा उसका जो सब पॉइंट है वो है भूभाग। भूभाग मतलब वनस्पति पर उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। देखिए जो भूमि उपजाऊ होती है वहाँ पर इजीली कृषि की जाती है। दूसरा, अगर ऊबड़ खाबड़ या असमतल भूभाग है तो उस पर वन तथा घास के मैदान होते हैं और जिनसे वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। तो यानी कि जिस प्रकार की भूमि होगी उस पर उसी प्रकार की क्रिया होती है, और जो भूभाग होता है उसका ही वनस्पति पर सीधे यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आपने देख लिया कि अगर वनस्पति का जो भाग उपजाऊ है यानी कि भूभाग का जो भाग उपजाऊ है वहाँ पर कृषि की जा सकती है, लेकिन अगर वो भाग ऊबड़ खाबड़ या असमतल है तो वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा है मृदा। देखिए सॉइल का भी ना बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि जहाँ पर जैसी मृदा पाई जाएगी उसी पर पाई जाने वाली मृदा भी उसी प्रकार की होगी। जैसे जैसे मृदा का प्रकार बदलता जाएगा उस पर पाई जाने वाली जो वनस्पति होगी वो भी वहाँ पर बदलती जाएगी। जैसे सबसे पहला भाग है हमारा मरुस्थलीय। अगर कहीं पर मरुस्थल की बलुई मिट्टी है तो वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगर बात करें हम नदियों के डेल्टा क्षेत्र की तो वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और अगर पर्वतों के ढलानों की बात करें तो वहाँ पर जो मृदा की परत होती है वो बहुत गहरी होती है और उसी की वजह से वहाँ पर शंकुधारी जल पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि मृदा का भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। पहले कि अगर मरुस्थलीय मृदा थी वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई गई। नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाएंगे। वहीं पर्वतों के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है वहाँ पर शंकुधारी जल पाए जाते हैं, और यही कारण है कि वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति भी भिन्न भिन्न है। तीसरा जो हमारा इफ़ेक्ट है वो है तापमान का। अगर हम बात करें तापमान की तो तापमान का एवं उसकी वायु की आर्द्रता यानी कि उसकी जो नमी होती है उसका भी वनस्पति की विविधता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम हिमालय पर्वतों के ढलानों की बात करेंगे तो जो हिमालय पर्वतों के ढलान होते हैं ना और जो प्रायद्वीपीय पहाड़ होते हैं उन पे जैसे 915 मीटर, ये एक अप्रोक्स वो दिया हुआ है, लगभग 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में कमी होती है। अब तापमान में कमी का भी वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वनस्पति के पनपने तथा बढ़ने को प्रभावित करेगी, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो वनस्पति उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण या अल्पाइन वनस्पति में बदलती रहती है। यहाँ तो अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश का वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें सूर्य की प्रकाश की तो सूर्य की प्रकाश को जो समय होता है ना उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर आश्रित करता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पर वृक्षों की शीघ्र बढ़ने का कारण होता है क्योंकि वहाँ पे भाई सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है, तो वहीं अधिक समय तक मिलने वाला सूर्य का प्रकाश है। क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिल रहा है इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों के शीघ्र बढ़ने का वो कारण बनते हैं। जैसे हम बांट सकते हैं यहाँ पर वनस्पति खंड के आधार पर। अगर हमने एक जगह वनस्पति खंड दी उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण एवं अल्पाइन, वहीं पर अगर हम बात करें तापमान या सूर्य के प्रकाश का तो आप देखेंगे जो उष्ण पार्ट है वहाँ पर कोई भी पाला, किसी भी प्रकार का कोई पाला नहीं पाया जाएगा। अगर बात करें उपोष्ण की, उपोष्ण वनस्पति खंड की, तो वहाँ पर जो है पाला कभी कभी पाया जाता है। थर्ड जो है हमारा शीतोष्ण वनस्पति खंड, वहाँ पर कभी पाला और कभी बर्फ़ पाई जाती है। लेकिन जैसे ही आप अल्पाइन की तरफ जाएंगे तो जो अल्पाइन वाली वनस्पति होगी वहाँ पर मात्र बर्फ़ ही मिलेगी। यहाँ पर हमने देखा कि जो वनस्पति खंड है उसको हमने बांट दिया उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण में, अल्पाइन में। उसके बाद हमने देखा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो वहाँ पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जैसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट दूसरा होगा, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना या तो बहुत कम होगा ना के बराबर ही होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे उसका इफ़ेक्ट दूसरा होता है। नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है इसी के अंदर वो है वर्षण। वर्षण मतलब बारिश।
देखो भारत में ना अधिकतर वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून तथा पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ये मानसून रिलेटेड जितने भी फैक्ट है मैंने आपको मानसून से जो चैप्टर था ज्योग्राफी का क्लास 9 का उसमें शेयर की थी। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको मानसून रिलेटेड जितनी भी क्वारीज है वो सब क्लियर हो जाए। तो वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर सघन वन पाए जाएंगे, जबकि जहाँ पर वर्षा कम होगी तो वहाँ पर सघन वन कम पाए जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया वनस्पति का प्रकार और वनस्पति तथा वन्य प्राणी में विविधता के कारण, जिसमें हमने शेयर किया था धरातल और जलवायु। धरातल को हमने आगे 2 भागों में बांटा था, भूभाग, मृदा, और जलवायु को हमने आगे फिर 3 पार्ट्स में बांटा था, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। मिलते हैं हमारे आगे के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इसी चैप्टर से रिलेटेड यानी कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से रिलेटेड आगे का टॉपिक शेयर किया जाएगा। फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।